नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान फॉर एग्ज़ाम में। आज से हम आपके सभी एग्ज़ामों के लिए जो लूसेंट का वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान आता है उसका ऑब्जेक्टिव शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स को करेंगे, जो कि आपको ये क्लास डेली दिया जाएगा। पेज बाय पेज एक एक प्रश्न को दिया जाएगा और इससे पहले आपका जो है हिस्ट्री समाप्त कर दिया गया है, साथ ही साथ बायोलॉजी भी ऑब्जेक्टिव के रूप में समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ साथ सब्जेक्टिव भी की एक क्लास चल रही है, जिसमें हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है, इंडियन ज्योग्राफी समाप्त हो गया है, बायोलॉजी समाप्त हो गया है और इकोनॉमिक्स का सब्जेक्टिव भी चल रहा है। तो आप दोनों तरफ बैलेंस करके देखते रहिए, आपको बेहतरीन इसका समझ बनता रहेगा। तो आइए चलते हैं, आज की पहली क्लास को शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग 2 चैप्टर को पढ़ेंगे। आइए देखिएगा, जो है आज का भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे पहला चैप्टर है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू। इसके अंतर्गत जो भी प्रश्न है उसको पहला देखेंगे। क्या कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। कल के क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव में पढ़े हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। हाँ, मिश्रित का मतलब हो गया जो हमारा पूंजीवादी और सरकारी दोनों होता है, समाजवादी, उसको एक साथ रखा जाता है। दूसरा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय क्या होता है। सरकारी एवं निजी क्षेत्र का अस्तित्व। हाँ, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है किसमें, विकासशील राष्ट्र के रूप में। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है, तीसरा क्षेत्र। देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है, कहते हैं सर उड़ा दिए दूसरा चैप्टर ऐसे ही, सब आप लोग जानते हैं, यही से तो उड़ा दिए हैं, यही ला हम तीसरा का चैप्टर उड़ा दिए राष्ट्रीय, ऐसे ही सब कुछ एकदम नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा इस सबसे। आइए पाँचवा, ये पाँचवा कहता है बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है, हाँ, नाइबो न जैबो, न तो निर्यात न ही आयात। कौन सा देश में था, एक एग्जाम्पल बताए थे, साउथ कोरिया। ना, चीन में बंद अर्थव्यवस्था ना है। चलिए 6 नंबर है कि ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं है, वही है समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था। हाँ, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए किसमें, श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। कल पढ़े हैं हम लोग। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है, कल पढ़े हैं, प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, हाँ ये सभी पे निर्भर करेगा। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, ग्लोबलाइजेशन। घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना ही ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना, उसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, हाँ, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना, उसी को कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण। इतना सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल डरते हैं आप लोग। देखिए 12 नंबर कहता है भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है, 54% हमने ही खेती होता है, श्रम शक्ति है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसा बेरोजगारी है, संरचनात्मक बेरोजगारी है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है, कौन करेगा, NSS शो करेगा, वर्तमान में NSO करेगा, जो कि बंद हो गया है। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है कैसा, ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, ये सभी। 16 नंबर कहता है कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है, अदृश्य बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी।
ठीक है। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है कैसा? हाँ, संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और घर्षणात्मक बेरोजगारी, तीनों बेरोजगारी कृषि में मिलता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? हाँ, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत रहना प्रच्छन्न बेरोजगारी कहता है। मतलब ये है कि एक आदमी के काम में 4 आदमी लगल है, उसको कहते हैं। 19 नंबर कहता है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? मौसमी और अदृश्य बेरोजगारी दोनों पाया जाएगा। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? शिक्षित बेरोजगारी। कची एगो गाना था ना, हाई देखा बीए करके बकरी चरावता, के कर मनोज तिवारी के, वही वाला है। भारत में शिक्षित बेरोजगारी। 21 नंबर कहता है कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है किससे? हाँ, छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी हमको मिलेगा कृषि में और ग्रामीण में। कृषि और ग्रामीण दोनों एक ही है ना, मतलब गांव वाला ही रहे वाला कृषि करेगा। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? शिक्षित बेरोजगारी, शहर वाला शिक्षित रहेगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यता है जहाँ क्या होता है? श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। चलिए आगे। किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नाकोत्तर मतलब स्नातक से ऊपर वाला पीजी वाला डिग्री वाले युवा नौकरियों प्राप्त नहीं कर पाते हैं? शैक्षिक बेरोजगारी मतलब ये हो गया कि हम बीए कैले हैं तो ग्रुप डी की नौकरी करेंगे? नहीं करेंगे। हम इंजीनियरिंग किए हैं तो हम दूसरा नौकरी ना करेंगे, ऐसा बेरोजगारी को कहते हैं शैक्षिक बेरोजगारी। ठीक है, मतलब अपने एजुकेशन के अनुसार रोजगार खोजते हैं, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो हम बेरोजगार बैठे रहेंगे। हमारे यहाँ का अधिकांश जो बेरोजगारी है मतलब कि अभी वो तो एक ठीक है कि नौकरी का कोई साधन नहीं है। दूसरा बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम इंजीनियरिंग हैं तो इंजीनियरिंग का ही नौकरी करेंगे, मेडिकल में है तो मेडिकल का ही करेंगे, और मैकेनिकल है तो मैकेनिकल करेंगे। वो ना मिलेगा तो बाकी कुछ करवे नहीं करेंगे, घर में बैठ के रोटी तोड़ते रहो। तो ऐसा बेरोजगारी शैक्षिक बेरोजगारी कहलाता है। चलिए आगे कहता है 26 नंबर की डैश बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष में कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता। मौसमी बेरोजगारी मतलब मौसम के अनुसार जो है मौसम में, अभी जैसे कि अपने गांव में जाइए, गांव में देखिएगा तो अभी बरसात का है, सबको रोजगार मिलल है। तो धान रोपे वाला तो मूरी कवारे वाला तो खेत जोते वाला, और फिर जब धान रोपा जाएगा 2 महीना फिर वो क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। चलिए आगे आइएगा। 26 नंबर हो गया मौसमी बेरोजगारी। 27 पे आइए। प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? अल्प रोजगार। प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? कृषि से संबंधित। चलिए आगे। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। निम्नांकित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? गरीबी रेखा कौन बनाएगा? नीति आयोग। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? आय में असमानता होता है अल्प विकसित देशों की गरीबी का मुख्य कारण। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। निर्धनता का स्तर किस पे होता है? उपभोग मतलब जो खाना वगैरह का जो पोषक जो होता है उसके अनुसार। हाँ। 33 नंबर देखेंगे।
मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्रीय कार्यक्रम दिया था? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। 20 सूत्रीय कार्यक्रम हम लोग कल पढ़ेंगे, जब पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे तब। इंदिरा गांधी। हाँ, 5वां में आएगा। आगे, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? राज्य को मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को भारत का इथियोपिया कहा जाता है कुपोषण के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे प्रयुक्त है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? सभी है। IRDP, ट्राइसेम और NREP सब पढ़ेंगे जब हम लोग योजना पढ़ेंगे ना, सब्जेक्टिव वाला में, उसमें आएगा। आइए, 37 नंबर कहता है कथन में कि भारत में नगरीय गरीबी की जो जड़ें जो है ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है, और कारण कहता है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं है। परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आगे आइए। 38 नंबर कहता है कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में शामिल है। ये क्वेश्चन एकदम याद रखिएगा, हमेशा पूछता है। अरे रोटी कपड़ा मकान तीनों है इरे में। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जो है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में है। भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है क्योंकि 39 नंबर 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षतया अधिक होता है। भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है, इसका कारण है। 40 नंबर है कि भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? पारिवारिक उपभोग व्यय केवल 3। पारिवारिक उपभोग व्यय क्या था कि भारत में गरीबी के अनुमान हेतु कौन सी विधि प्रयोग किया जाता है? तो पारिवारिक उपभोग व्यय, यानी कि खाए वाला जो है उसके अनुसार। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? IBRD बोले तो वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अब वर्ल्ड बैंक लिखा हुआ भी मिलेगा कोची, तो मानव विकास रिपोर्ट नहीं, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है ना। आगे, मानव विकास सूचकांक HDI किसने बनाया था? UNDP 1965, न्यूयॉर्क। आगे, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? मानव विकास महबूबुल हक पाकिस्तानी बाबा। निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? अभी पढ़े हैं। सामाजिक असमानता को मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं करते, बाकी जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा शामिल होता है HDI में, UNDP का। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? सेम क्वेश्चन है। सकल नाम निवेश दर, ये नहीं है। बाकी स्वास्थ्य एवं पोषण, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, ये सभी है। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ऑप्शन नंबर सी। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी किया मध्य प्रदेश। भारत का इथियोपिया किसको कहेंगे? मध्य प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब पारित किया गया? अप्रैल 2002 में भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट आया था। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? मध्यम मानव विकास श्रेणी। हाँ, मध्यम वाला। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? लिंगानुपात नहीं है। बाकी जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, सकल नामांकन मानव विकास सूचकांक का माप है। तो ये 50 हो गया समाप्त। अब आगे आइए, अगला चैप्टर कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय पढ़े हैं ना आप लोग?
बहुत अच्छा से ना? यस सर। बहुत अच्छा से पढ़ाए ना आज? आज ही पढ़ाए हैं। यस सर। हाँ, अब देखते हैं कितना क्वेश्चन सही करते हैं जो। चलिए दूसरा चैप्टर देखिएगा। पहला पर प्रश्न कहता है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है, देखिए आ गया, विनिर्माण क्षेत्र। हाँ, देखिए हम पढ़ाते हैं जो क्वेश्चन आता है ना, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है सेवा क्षेत्र। देखिए ये भी पढ़ाए थे, बीपीएससी में पूछ दिया है। देखिए पढ़ाए थे ना। आगे आइए, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? कृषि का। ठीक है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? देखे, सेवाएं का। देख रहे हो ना विनोद, सब क्वेश्चन लड़ रहा है विनोद। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था सब क्वेश्चन लड़ रहा है। अमरजीत सर पढ़ा देंगे तो नहीं लड़ेगा, ऐसा हो सकता है? देख रहे हैं ना। आइए, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? बढ़ता है। हाँ, यानी कि बढ़ता जाएगा। चलिए 5 का हो जाएगा सी नंबर। आगे आइए, ये तो क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। क्या कहता है 6 नंबर? कहता है कि हाँ, नियोजन के प्रारंभ में 1950 से 51 भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान क्रमशः इतना 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 था। ये 2014-15 का है, छोड़ दीजिए, बाकी ऑप्शन में ये नंबर सही है। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन क्रॉस कर लीजिएगा। सातवां है कि देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश एनएसएस की स्थापना अभी पढ़ाए थे। देखे क्वेश्चन लड़ा दिए ना, एकदम सीधे सीधे खोपड़ी में छेद करवा दिए ना। देखे, आगे आइए। अगला है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना अभी भी पढ़ाए थे, इसको भी 1951। राष्ट्रीय आय क्या है? अभी पढ़ाए उतना बेहतरीन से। हाँ, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय आय। देखिए तो हम पढ़ाए जो यूपीएससी में आया है, हमें जहिया पैदा हुए थे जहिया आया था। 1997 में आया है। आगे आइए, 10वां नंबर क्या कहता है कि भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है, अभी पढ़ाए हैं, सब क्वेश्चन लड़ा दिए हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, सीएसओ द्वारा। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ऑप्शन के अनुसार कौन सा? एकदम अभी आधा घंटा पहले पढ़े हैं, गोवा। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य, सब पुराना हो गया है, ये सबको छोड़ दीजिएगा। ऐसे वर्तमान में भी बिहार है, वर्तमान में शायद चेंज हुआ, छत्तीसगढ़ है, इसको चेक कर लीजिएगा। बिहार है, जो भी है करेंट, जो भी है। ये 11 और 12 नंबर क्वेश्चन आप करेंट से देख लीजिएगा। हम बोल दे रहे पहले, अब का है नहीं हमको नहीं पता, करेंट का क्वेश्चन है, काहे कि बदल गया। 13 नंबर पे आइए। 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया था, कौन बताया था? अभी बताए थे। देखिए 20 रुपया, 49 रुपया बताया था कोई, सिर्राज ने बताया था। सिर्राज जो भी है, एफ सिर्राज बताया था ना। हाँ, देखे दो क्वेश्चन लड़ा दिए। ड्रेन का सिद्धांत एकदम अभी पढ़ा है, एकदम ताज़ा ताज़ा खिचड़ी है, जल्दी बताइए। दादा भाई नौरोजी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? अभी एकदम पढ़े हैं सब एकदम। हाँ, उत्पत्ति गणना विधि और आय गणना विधि, एकदम दोनों एकदम ताज़ा ताज़ा खाना था। हिंदू वृद्धि दर एकदम ताज़ा ताज़ा। राष्ट्रीय आय से संबंधित है, कौन दिया था हिंदू वृद्धि दर? वो भी बताए थे, एकदम ताज़े ताज़े। हाँ, दाल भात पे चोखा फ्री में दिए थे ना प्रोफेसर कृष्णा। देख रहे हैं ना कैसे आता है क्वेश्चन। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष, एकदम ताज़ा है, आदमी मार दीजिए, कौन है जी? बोल दीजिए, पीसी महालनोबिस।
चलिए, तो 17 का हो गया था पीसी मालानोबिस। 18 नंबर, स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाया था? नौरोजी और सिराज। एगो 20 रुपया, एगो 49 रुपया। स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? एकदम ताज़ा ताज़ा है। 4 अगस्त 1949। राष्ट्रीय आय समिति 1949। स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया है? परंपरागत श्रृंखला। राष्ट्रीय आय अनुमान को किस श्रृंखला में? तो परंपरागत श्रृंखला में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? चालू और स्थिर दोनों पर। ठीक है, उपयुक्त दोनों के आधार पर। वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों की गणना किस आधार वर्ष पर की जाती है? राष्ट्रीय आय समंकों की गणना के आधार वर्ष, ये भी 4-5 में होगा। अब 22 का क्या दिया है? डी नंबर। हाँ ठीक है, रुकिएगा। ऑप्शन के अनुसार 4-5 और वर्तमान पर आ जाइए। अब 2011-12 सही बोले। वर्तमान अब कर लीजिएगा, 2011-12 में आता है। बहुत ही पुराना क्वेश्चन दिले है। 22 नंबर को कट कर लीजिएगा या फिर उसमें सुधार कर लीजिए। ऑप्शन में साइड में के जो लिख लीजिएगा, कौन सी लिखिएगा? 2011-12। आइए 23 नंबर पे आइएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली की एक कठिनाई है। कौन सा? अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। 24 नंबर है कि भारत में राष्ट्रीय आय को सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी नहीं आती है राष्ट्रीय आय की संगणना में। बाकी आता क्या है? तो जनसहयोग की प्रचुरता, मौद्रिक क्षेत्र का भी समानता, निर्यात उत्पादन में कमी, ये सभी राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित है। 25 नंबर है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय किसने आकलन किया था? दादा भाई नौरोजी। 20 रुपया। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र में। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? प्राथमिक क्षेत्र। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, वर्तमान में NSO। ठीक है। किस देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? ना, GDP। आर्थिक वृद्धि है ना। हाँ, तो आर्थिक वृद्धि GDP होता है। आगे कितना नंबर? 30 के आगे आइएगा। 31 पे। राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? सभी प्रकार की बचत का योग। क्या कहा कि राष्ट्रीय आय का परिकलन जो है निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर, मतलब सभी प्रकार की बचत का योग को हटा करके बाकी क्या क्या? तो सभी प्रकार के निर्गतों का योग, सभी खर्चों का योग और सभी प्रकार की आय का योग, ये सभी जो है राष्ट्रीय आय में शामिल होता है। 32 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? हाँ देखिए आ गया ना। लॉटरी जीतना, विदेशी विनिमय, अंश पत्र, ऋण पत्र, पुरानी वस्तु या पुरानी ऋण, ये सभी पे हमारा क्या होता है? राष्ट्रीय आय गणना नहीं होता है। बाकी क्या है? तो मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया, नए पुल के निर्माण पर किया गया सरकारी खर्च। का है कि जिस समय वो पुल बनता रहेगा उसी समय हमारा वो पूरा 1 साल चलता रहेगा, इसलिए होगा। किसी मकान की बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन। अब वो पूरा रेंज चल ही रहा है वो मतलब वर्ष का, और उसी समय आप कोई महीना ज़मीन खरीद लिए, मकान खरीद लिए, तो जो एजेंट यानी कि दलाल जो रहता है उसको कुछ कमीशन दीजिएगा तो कमाइबे ना करेगा। उसी साल कमाया ना, उसी समय ना, इसलिए ये सब शामिल होता है। और लॉटरी है, कभी लग गया बाई चांस कहीं वाला कहीं आके, उसका कोई अथी नहीं। आगे, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है किससे? देश की कुल जनसंख्या से।
भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। ठीक है, राष्ट्रीय आय के बारे में कथन सही है। संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवा का प्रतिशत हिस्सा अधिक होता है। अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं क्या? अपनी आय की अपेक्षा छोटे हाँ, अपनी आय की अपेक्षाकृत छोटे हिस्से के मतलब जितना कमाता है उसमें से एक हिस्सा बचाता है, 3 हिस्सा तो बचा रहा है कभी गरीब खाए में, कभी चावल खरीदने में, कभी सत्तू खरीदने में, कभी घर के किराया देने में ख़त्म कर लेता है। बचा खुचा के एक हिस्सा किसी तरह से बचा पाता है। आगे, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही ह्रासवान क्रम है? सेवा उद्योग और सेवा उद्योग और कृषि। ठीक है, भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है 2011 से 11-12 आ गया ना। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का सर्वाधिक योगदान देता है? तृतीय क्षेत्र। सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही चुनना है। यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं को दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य। और दूसरा कहता है यह एक अनुबंध समय अवधि में देश के अंदर उत्पादित समस्त अंत्य वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए कुल आयों के बराबर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 39 का? केवल एक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे, मूल्य ह्रास किसके बराबर होता है? पता है थे ना एक फॉर्मूला? हाँ, जीएनपी माइनस एनएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद, नेट बोलते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? निवेश विधि जो है वो राष्ट्रीय आय का मापन विधि नहीं है। बाकी क्या कहता है? मूल्य वर्धित विधि, आय विधि और व्यय विधि राष्ट्रीय आय में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? मैट्रिक्स पद्धति नहीं है। बाकी व्यय, उत्पाद और आय पद्धति जो है राष्ट्रीय आय है। वही ऊपर वाला भी वही था, मूल्य वर्धित, आय और व्यय ये सभी है, मैट्रिक्स और निवेश नहीं होता है। आगे कहता है 43 नंबर, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? अप्रत्यक्ष कर को जब एनएनपी से घटा देंगे तो होगा राष्ट्रीय आय। जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए किसको घटाया जाता है? ह्रास को। जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए ह्रास को घटा देते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस ह्रास, मूल्य ह्रास क्या कहलाता है? निवल राष्ट्रीय उत्पाद। वही एनएनपी हो गया, 44 वाला क्वेश्चन है वही है। आगे, किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी होती है क्या? सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य जीएनपी में से मूल्य ह्रास को घटाने पर एनएनपी प्राप्त होता है। मतलब ये फॉर्मूला आपको अब एक तरह से याद रखना है, ठीक ना? मूल्य ह्रास बराबर जीएनपी माइनस एनएनपी, एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास, ऐसा करके रिटर्न एक दूसरे को कर देना। आगे, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के द्वारा। वर्ष प्रति और वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, मतलब वर्ष प्रति का मतलब एक साल, और उसी वर्ष में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, उसमें वृद्धि करने से आर्थिक विकास होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र यानी कि पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियाँ निम्नलिखित में से किसकी जीडीपी का हिस्सा है? भारत का। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में कमाएगा तो ये घुमाया है क्वेश्चन में खाली, मतलब कहना ये चाहा ना कि भारत का आदमी अगर विदेश में जा कर के कमाया तो उसका पैसा हमारे यहाँ आता है तो वो नेशनल इनकम में शामिल होता है, तो वही बोला। देखिए कहाँ से घुमा के क्वेश्चन पूछा। मछुआरा जाएगा मछली मारे ओकरा से पूछ रहा, कहियो कह देगा तेल बेचे वाला तेल बेचे जाएगा तो ओकरा से पूछ देगा, कहियो परवल बेचे वाली परवल बेचे जाएगी। एगो गाना आया था बहुत पहले, तन्नी में थे तो सुनते थे, 6ठा 7वां में थे तो
परवल बेचे जाइब भागलपुर, हे राजा मत जा दूर, था ना। हाँ। चलिए आगे। आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? अवितरित आय को सर। अवितरित आय को। 50 नंबर कहता है कि राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना। हाँ, राष्ट्रीय आय अनुमान में क्या करते हैं? निर्यात को जो भेजेंगे उसको जोड़ेंगे और जो लाएंगे उसको घटाएंगे। एक मिनट, निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना यानी कि हम बेच रहे हैं, ठीक है। हाँ, क्या कि हम बेच रहे हैं ना, अपना जा रहा है, अपना पूंजी है, ठीक है। 51 है कि सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है क्या? एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और हाँ, एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो है सकल घरेलू उत्पाद होता है। सकल मतलब सीधा सीधा और एक आप लोग को पकड़ने के लिए कह रहे हैं कि एक चीज़ और बताते हैं आप लोग को, सकल और नेट ये सब, ठीक है। एक लाइन में समझ जाएगा, जब आप लोग को ऑप्शन एलिमिनेट करने में फ़ायदा करेगा। सकल बोलता है ना, सकल का मतलब होता है ग्रॉस, सकल बोले नेट बोले, ये सब जो होता है ना एक मतलब अंतिम परिणाम होता है। ग्रॉस का मतलब भी वही होता है एकदम पूरा, ठीक है, चाहे वो जीडीपी में हो या जीएनपी में हो। वही एनएनपी जब आता है तो थोड़ा सा खाली डेफिनेशन चेंज होता है कि आखिरी में सब कुछ ले दे करके जो बचता है उसको एनएनपी कहते हैं। तो ये सब जब इस तरह से देगा ना, जीडीपी हो जीएनपी हो, अगर कभी लगे कि हम अब फंस रहे हैं तो ऑप्शन में प्रयास कीजिएगा ना कि जो अंतिम उत्पाद के बारे में बता दे। कोई ऐसा ऑप्शन लगे जो कि समझ में ना आवे और उसमें कहीं पर लिखा रहे अंतिम या आखिरी या पूर्णतः, ऐसा कुछ परिणाम दिख जाए ना तो आप उसको मार सकते हैं, वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या कि जीएनपी एनएनपी ये सभी जो है जीडीपी ये सभी उसी आधार पर चलता है। आइए 52 नंबर, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है क्या? उत्पादन कार्यों का योगफल। उत्पादन कार्यों का योगफल। 53 नंबर है कि मूल्य विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता? जीएनपी में मूल्य ह्रास व्यय जो होता है जीएनपी में गणना नहीं की जाती है। बाकी सकल घरेलू निजी निवेश, निवल विदेशी निवेश और निजी उपभोग व्यय ये सभी किया जाता है। 54 नंबर है कि निम्न में से किस क्षेत्र में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? सेवा क्षेत्र सर। सेवा क्षेत्र से, ठीक है। अब आ गया, ये दो और है। 55 नंबर कहता है कि भारत में जीडीपी में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सर्वाधिक है? कि तो क्वेश्चन सेवा क्षेत्र सर। एक ही क्वेश्चन 10 और डाल दिया। 56 नंबर है कि निम्न में से कौन निवल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है? जीएनपी मूल्य ह्रास। जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। माइनस मूल्य ह्रास। हाँ, एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास। चलिए, तो ये भी हो गया कंप्लीट, यानी कि 2 चैप्टर हम लोग का ऑन टाइम समाप्त हो गया एकदम। देखिए 2 बज रहा है ना। कल है मुद्रा एवं बैंकिंग, देखते हैं कल इसको करेंगे हम लोग। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये तरीका पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।